हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है या विषय है कि आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी की सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भूमिका तथा महामारी के खिलाफ लड़ाई। तो ये थीम हो गई। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और आपदाओं से लड़ने वालों के प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और यह उस दिन को याद करता है जब 1972 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन संविधान एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में लागू हुआ था। 1931 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन फ्रेंच जनरल सर्जन जॉर्ज सेंट पॉल द्वारा स्थापित किया गया था। जून 1935 में फ्रेंच संसद द्वारा इस संगठन को मान्यता मिली और 1972 में अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। यह इसका कौन सा संस्करण है। तो 3 मार्च 2022 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीसरे NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वर्ष के टेक कॉन्क्लेव का जो विषय है वो है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। और टेक कॉन्क्लेव में के मंत्रालयों विभागों के IT प्रबंधकों को फ़ायदा होगा इससे और उन्हें आधुनिक ICT प्रौद्योगिकियों और उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक नवनिर्मित जो है आरोग्य वनम का उद्घाटन किया और जो आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके सकारात्मक प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना इसमें की गई। 6.6 एकड़ क्षेत्र में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार के रूप में विकसित किया गया है और इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियों और औषधीय पौधे इसमें उगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में चिकित्सा उपचार करने के लिए किया जाता है। इस वनम में पानी के फव्वारे, योग करने के लिए मंच, छोटे छोटे जलमार्ग और कमल पुष्प का तालाब और एक दृश्य स्थल भी तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवल करुणानिधि स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन के पहले भाग का लोकार्पण किया है और आत्मकथा के पहले भाग में स्टालिन के शुरुआती 23 वर्षों के बारे में बताया गया है जिसमें 1953 में उनके जन्म से लेकर वर्ष 1976 तक का जिक्र है और उन्हें जब आपातकाल के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के तहत या उसके सहयोग से की गई है और मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। आवारा पशु की देखभाल और उनके घायल और बीमार होने के बाद सड़क किनारे जो पड़े रहते हैं वहीं साइड पर ही उपचार प्रदान करने के लिए ऑन बोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स जो है उसकी व्यवस्था होगी। पशु चिकित्सक के अलावा पशु एम्बुलेंस में एक पैरा पशु चिकित्सक कार्यकर्ता सह चालक भी शामिल होगा और ज़रूरत के जितने भी सामान हैं वो एम्बुलेंस में व्यवस्थित रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित ओल्ट्समान पदक
से किसे सम्मानित किया जाएगा जो पहले भारतीय होंगे? तो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे में कार्यरत प्रोफेसर दीपक धर, यह जो अवार्ड उनको मिल रहा है वो पहले भारतीय होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 वियतनाम में आयोजित होंगे और यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक खेल आयोजन है। वियतनाम 2003 के बाद से दूसरी बार यह आयोजन जो है इसकी मेजबानी करेगा और यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया और खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल शामिल होंगे और जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का जो मोटो है वो है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है और शुभंकर साओला है। वर्ष 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया में नोम पेन में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है और 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए उज्बेकिस्तान को भागीदार राष्ट्र के रूप में चुना गया है और इस साल सूरजकुंड मेले का थीम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और इस बार आयोजित किए जाने वाले फैशन शो में 5000 वर्ष पुरानी भारतीय हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हर साल सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा केंद्रीय पर्यटन वस्त्र उद्योग संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार 1987 में भारत हस्तशिल्प हथकरघा सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर पिछले वर्ष के 117वें से 3 पायदान नीचे 120वें स्थान पर आ गया है और इस रैंकिंग में भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 100 से 66 था और इस नए रैंकिंग के अनुसार भारत पाकिस्तान से जो कि 129वें स्थान पर है उसको छोड़ करके लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। वहीं भूटान 75वें, श्रीलंका 27वें, नेपाल 96वें और बांग्लादेश 109वें स्थान पर है। अब अगर हम भारत के राज्य को देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है और रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड और बिहार जो है वो 2030 तक एसडीजी को पूरा करने में सबसे कम तैयार हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तीसरा स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किया है और जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से यूक्रेन को एक विशेष प्रक्रिया के तहत तुरंत सदस्यता प्राप्त करने की अनुमति के लिए कहा है क्योंकि यह रूसी सेना के आक्रमण से खुद का बचाव करने में मदद करेगा। और अब यूक्रेन का ये कदम इसलिए मायने रखता है क्योंकि अभी तक रूस से जारी जंग के बीच इस देश को ज़मीन मतलब ये जो देश है इसको ज़मीन पर किसी मुल्क से ज़्यादा मदद नहीं मिली है। और पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि नाटो देशों द्वारा उनकी तुरंत मदद की जाए, उन्हें हथियार दिए जाएं, लेकिन वो पहल सफल नहीं रही। ऐसे में यूक्रेन के पास दूसरा विकल्प यही था कि
वो यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त कर ले। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।